नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी एकदम शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें लगभग 13 से 14 टॉपिक हमें कंसीडर करने हैं। तो एक बेस्ट अप्रोच के जरिए हमने यही सोचा है कि एक वन शॉट वीडियो आपके लिए लाइव आए, जो कि अवगत परीक्षाओं में, जो कि आपकी 2023-24 वाली परीक्षा है आने वाली है, तो उसमें वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। और साथियों, कोशिश अपन की यही रहेगी कि हम उस टॉपिक के वो सारे के सारे क्वेश्चन डील करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, माने इंपॉर्टेंट है। पूरा बेसिक चलाएंगे। ऐसा मान लीजिए कि पूरा चैप्टर ही खत्म होगा डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में। तो शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत प्यारा सा नाम है जिसका वास्तविक संख्याएं। इसकी पहली वीडियो में वास्तविक संख्याओं की माने रियल नंबर्स की हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि वहां कुछ मेजर जो बेसिक होता है उस पर हमने मेजर जानकारी दी है। और लगभग वास्तविक संख्याओं के इस अध्याय में हम वो हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी, और साथ ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के माध्यम से कंसीडर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स साथियों, जब रियल नंबर्स की बात आती है तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? बे नंबर्स, जो बे जितने भी नंबर्स जो एक्स अक्ष पर दर्शाए जाते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अब इसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हम जान लें कि परमेय संख्या और परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है, एक लाइन में बताएंगे हम आपको। परमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाए, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाए, P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो, और P और Q का दोनों का HCF अगर 1 है तो हम बोलते हैं ऐसी संख्या जो होगी परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या। तो सबसे पहले हम पॉइंट को कंसीडर करेंगे परमेय संख्या को। परमेय संख्या जिसको हम Q के नाम से दर्शाते हैं या जिसको हम रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है। तो बे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q हमारा 0 ना हो एवं P, Q दोनों पूर्णांक हों। ठीक है। P, Q दोनों के दोनों कैसे हो? इंटीजर हो। इनडायरेक्ट वे में बोले तो P, Q R belongs to I। P, Q R belongs to I, जहां पर I जो है इंटीजर, जहां पूर्णांक होता है। एक और बात जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि P, Q दोनों सह अभाज्य हों। सह अभाज्य हों भावार्थ दोनों का HCF अगर 1 है। P, Q का HCF 1 है तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि ऐसी संख्या जो होगी परफेक्ट परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परफेक्ट Q होगी, एक परमेय संख्या का रूप लेगी। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, इसको हम इर्रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में ना लिखी जा सके, देखिए ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका ये है कि आप जान लो कि अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या,
विशेष अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या विशेष अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, हाँ, और इसको कंसीडर की जाए तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अंडर रूट के अंदर 2 लिखा है, अंडर रूट के अंदर 5 लिखा है, अंडर रूट के अंदर 7 लिखा है, अंडर रूट के अंदर 11 लिखा है, etc। ऐसी जो संख्या बनेगी वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं का रूप लेंगी। बहुत शानदार। ठीक है, अब इसके बाद हम जो नया पॉइंट कंसीडर करेंगे वो होगा संख्याओं एवं उनके लासा एवं मैसा मासा में संबंध। इसमें संबंध क्या होता है इसको जानेंगे। तो जब भी बात संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध की आती है तो इसमें एक ही बात बहुत ज्यादा कंपलसरी माने इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। बराबर एलसीएम मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको हेल्प करेगी काफी सारे क्वेश्चनों को हल करने में। वीवीआई, ठीक है, हाँ, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। माना दो, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, माना दो संख्याएं ए व बी है, ए व बी है। अब इसके बीच जो संबंध स्थापित होगा वो किस प्रकार से होगा कि ए क्रॉस बी बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। सिंपल बात है, साधारण बात है, आसान है। तो साथियों शुरुआत करते हैं अब प्रश्नों से। किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार से बोर्ड में जो प्रश्न आएंगे किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन को हम आज देखेंगे और कंसीडर करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन हम आपको मैराथन में वन शॉट वीडियो में कराएंगे जो बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा चांसेस में संभावना होगी। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि इस प्रकार से है कि दिया गया है कि एचसीएफ हो 255,867 बराबर 51, तो एलसीएम 255 और 867 का मान ज्ञात कीजिए। रिसेंट क्वेश्चन है, पिछली बार का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। बड़ा आसान है, करते हैं कैसे, वही कॉन्सेप्ट कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। ठीक है, दो संख्याएं किस प्रकार से, 255 है, 867 है, तो दो संख्या गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। ठीक है, दो संख्या किस प्रकार से हैं, 255 है, 867 है, तो 255 गुणा 867 दोनों का गुणनफल, तो 255 गुणा 867 बराबर होगा एलसीएम, जो कि हमें फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ हमें दिया है 51, तो यहां पर लिखेंगे 51। चूंकि एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम बराबर जो होगा वो 51 इसके नीचे आ जाएगा, तो 255 गुणा 867 बटे में 51। और अगर देखा जाए तो इसको काटें तो ये कटेगा इससे 17 बार। कितनी बार कटेगा, 17 बार, और 17 बार कटेगा तो हम देखेंगे 17 के अगर मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, 43 35। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 43 35 होगा। कितना होगा, 43 35 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि दिया गया है कि मासा 306,657 बराबर 9, तो लासा 306,657 ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन वही फंडा लगाएंगे कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल बात, दो संख्या गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हुआ किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा उनके। ठीक है, और संख्याएं कुछ प्रकार से हैं कि 306 गुणा 500 657 बराबर में एलसीएम निकालना है, माने फाइंड करना है, वहां से लास्ट से उसने पूछा है, और एचसीएफ कितना है उसने 9 दिया है, तो यहां पर लिखेंगे 9। अब 9 का लगा दो भाग, तो 306
गुणा 657 बराबर में एलसीएम और बटे में हो जाएगा 9। अब 9 से काटो इसको बेटा, तो कट जाएगा 9 से कटेगा 9 3 27 और 9 चौके 36। अब 34 से गुणा करेंगे इसमें, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 22,338। क्लियर है? तो 22,338 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये अपन को जांच करना है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, तो क्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी देखेंगे। जहां पर n जो है प्राकृतिक संख्या है, n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहां पर n का मान 1 से लेकर अनंत तक तुम कुछ भी डाल सकते हो, और आपको जांच करनी है क्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए, जब भी कोई भी अंक 0 पर समाप्त होगा तो वो जरूर 5 और 2 के फैक्टराइजेशन में होगा। किसके फैक्टराइजेशन में? 5 और 2 के। जैसे मान लो किसी संख्या गुणनफल 5 और 2 के फैक्टर में है, किसी संख्या के फैक्टर में 5 और 2 हैं, और जब भी 5 और 2 की साथ में मल्टीप्लाई होती है तो वो एक जीरो का निर्माण करता है। क्या करता है? जीरो का निर्माण करता है। अब देखा जाए तो 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n जो है वो इस प्रकार से है कि हम इसको बोल सकते हैं, इसके जो फैक्टराइज 6 के जो फैक्टराइजेशन होंगे वो इस प्रकार से होंगे, 3 दूनी 6 होते हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें कहीं भी 5 नहीं है, इसके फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं है, और अगर इसके फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं है तो हम ये बोलेंगे ये जीरो बनाएगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, और इसको करने का एक और तरीका है, वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं जैसे उसने बोला था। क्या बोला है? सिंपल तरीके से बोला है कि जांच कीजिए कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले चूंकि n उसने दिया है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के लिए तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें इसके हल की बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें, कि अगर हम कंसीडर करें कि n है प्राकृतिक संख्या माने नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन प्लस के इंफिनिटी, माने 1 से शुरू होते हैं अनंत पर खत्म होते हैं। और अगर हम इसको देखें 6 की पावर n को, वेर, अब देखना बड़े ध्यान से, अगर हम n का मान 1 कंसीडर करेंगे, 6 की पावर n में अगर हम n का मान 1 कंसीडर करेंगे, स्टेप 1, स्टेप देखेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 1, और अगर हमने n का मान 1 लिया तो यहां से हमें मिला 6 की पावर 1। क्या मिला? 6 की पावर 1। तो देखो 6 की पावर 1 का उत्तर क्या होता है? 6 होता है, जो कि 6 ही है। अब ध्यान से देखो 6 की पावर n बराबर अगर हम 2 लेंगे, ठीक है, स्टेप 2 में अगर n बराबर हमने 2 लिया तो जो अंक है ना 6 की पावर n, तो 6 के स्थान पर n के स्थान पर कितना होगा? 2 होगा, तो यहां पर होगा 6 की पावर 2, जो कि कितना होता है? 6 की पावर 2 36 होता है। तो इसका लास्ट डिजिट देखो 6 ही है। उसने कहा है अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये आपको जांच करनी है। सेम तरीके से स्टेप 3 में n बराबर हम 3 लेंगे, ठीक है, तो 6 की पावर 3 बनेगा, जो कि कितना होता है? 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 36 का 216 होता है। तो यहां पर कंसीडर करो तो ये लास्ट मान कौन सा है? 6 है। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम 6 की घात 4 लेंगे तो वो कितना आएगा? 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है, तो उसके पीछे भी क्या होगा? 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 36, 36 का लास्ट डिजिट देखो 6, पर 6 36 का लास्ट डिजिट 6, पर 6 36 का लास्ट डिजिट भी 6, तो इसका जो आएगा प्रसार आएगा वो लास्ट में अंक 6 ही होगा। तो हम सेम तरीके से बोल सकते हैं इसी प्रकार क्या बोल सकते हैं? इसी प्रकार हम डॉट डॉट करके डायरेक्ट 6 की पावर n लिखेंगे, और 6 की पावर n कितने बार होगा? 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है, एंड सो ऑन n बार, ठीक है, कितने बार? n बार, जो कि 6 की घाते n बनाएगा, और 6 की घाते n बनाएगा तो हम बोलेंगे इसका जो प्रसार होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा, वो लास्ट में अंक तो 6 ही होगा। क्या होगा? अंक तो 6 ही होगा, तो लास्ट में लिख दिया हमने 6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें देखो अब पिछला इसका अंक 0 पर समाप्त नहीं हुआ है, इसमें भी 0 पर समाप्त नहीं हुआ है, इसमें भी 6 ही है और इसमें भी 6 है, और 6 की पावर n में भी 6 ही है। ठीक है, तो निम्न तरीकों से, निम्न स्पष्टों से स्पष्ट है कि 6 की पावर n अंक स्पष्ट है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः स्पष्ट है कि 6 की पावर n
अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, अगला सवाल इस प्रकार से कि सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में से उस दूरी को तय कर सके। ठीक है, उसने बोला है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, माने वो कहना चाह रहा है कि 40 का और 42 का और 45 का एलसीएम ज्ञात करें, जो छोटी कक्षाओं में सिखाया जाता था। ठीक है, तो 40 का निकालना है तो इसका एलसीएम जो निकालेंगे हम वो निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा। ठीक है, अगर हम 40 को देखें तो दुनिया बोलती है 10 गुणा 4 40 होता है। ठीक है, आप इसको देखें तो ये 2 गुणा 2 होता है। ठीक है, और सेम तरीके से 10 को देखें तो ये 2 गुणा 5 होता है। अब देखा जाए तो 2 की घात 3 गुणा 5। ठीक है, सेम तरीके से हम इसको लिखेंगे 42 को माने 42 को, तो 42 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम बोलते हैं 42 को बोलते हैं सिंपल 21 गुणा 2, 21 दूनी 42। अब 21 दूनी 42 जो होता है वो 7 × 21 होता है गुणा 2। ठीक है, तो 7 × 21 गुणा 2 माने 42, 7 × 21 दूनी 42। अब जो बचा 45 माने 45 बचा है, तो 45 को देखेंगे 9 पन्ना 45 होता है। ठीक है, और 9 पन्ना 45 माने 3 की पावर 2 गुणा 5। सेम तरीके से अब निकालना क्या है, इसका निकालना है, उसने कहा छोटी से छोटी संख्या। जब भी पूछे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो अपन लगाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर पूछेगा छोटी से छोटी संख्या तो हम करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने एलसीएम निकालेंगे, और बड़े से बड़े में हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब अगर हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो देखो ध्यान से, अगर वो बात करता है इसके एचसीएफ की, किसकी, एचसीएफ की, देखो दो ही कंसीडर कर ले रहे। अगर वो इसके एचसीएफ की बात करता तो एचसीएफ क्या होता है इसका, एचसीएफ माने तुम तीनों में से कॉमन पार्ट को निकाल लो, तीनों में से कॉमन पार्ट को निकाल लो। तो कॉमन पार्ट क्या होगा तीनों में से, देखो पहली बात तो तीनों में जो तीनों में कॉमन है क्या है बताओ, तीनों में कॉमन क्या होगा, एक तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें कॉमन पार्ट तीनों में कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, ध्यान रखना इसका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि उसने पूछा है एलसीएम। क्या पूछा है, एलसीएम। तो एलसीएम को देखेंगे। अब एलसीएम में देखा जाए तो कॉमन के साथ साथ जो संख्या है उसको भी कंसीडर करेंगे इसमें, कॉमन के साथ साथ अदर जो संख्या है उसको भी लिखेंगे। अब देखा जाए तो 2 की पावर 3 और 5 तो इसमें लेंगे ही। ठीक है, तो 2 की पावर 3 पूरा पूरा ले लो। अब 2 5 है तो 2 5 एक बार 5 ले लो। ठीक है, अब देखो तुम 7 को तो 7 है, देखो 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, सारे की मल्टीप्लाई कर दो तो वही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब 2 की पावर 3 कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक है, 5 7 35। ठीक है, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 9 8 72, तो 72 गुणा 35 का 25 20 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 25 20 होगा इस क्वेश्चन का एलसीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, पांचवा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्या किस प्रकार से है, 6 72 और 120। ठीक है, निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तीनों निकालने हैं, दोनों निकालने हैं। निकालें किस प्रकार से, तो सबसे पहले हमने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन 6 को, फिर लिखेंगे 72 को और फिर लिखेंगे 120 को। अब तुम एक काम करो, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में तोड़ लो। ठीक है, तो 6 को हम बोलते हैं 3 गुणा 2, बस टूट गया। अब इसके बाद 72 को बोलते हैं 9 8 72, क्या बोलते हैं 9 8 72, और 9 को बोलते हैं 3 की पावर 2 और इसको बोलते हैं 2 की पावर 3, सिंपल तरीके से। ठीक है, और 120 को बोलते हैं 12 गुणा 10, ऐसा बोला जाए, और 12 को बोलते हैं 4 गुणा 3 और 10 को बोलेंगे 5 गुणा 2। अब ये क्या है, ये बनेगा आपका 4 गुणा 2 8, और 8 को बोलते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, सेम तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो उसने पूछा है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो जब भी बात अगर एचसीएफ की करे, क्या करे, एचसीएफ, तीनों चीजों में कॉमन पार्ट क्या है, क्या कॉमन पार्ट, तो सब में देखा जाए तो इसमें 3 है, इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक 3 है। ठीक है, और देखा है इसमें 2 है, इसमें भी एक 2 है और इसमें भी एक 2 है। ठीक है, तो ये होगा इसका एलसीएम, क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, तो ये 3 और ये 2, 3 दूनी 6, तो 6 होगा इसका एचसीएफ, सिंपल तरीके से। ठीक है, और एक अपनी वो दुनिया पुरानी वाली विधि, भाग विधि, एचसीएफ निकालने की, वो तो दुनिया जानती है। ठीक है, तो ये आसान हो जाता है इस विधि से निकालना। ठीक है, अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको तो ले ही लो और साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लो। ठीक है, तो देखो इसमें 3 तो है ही, तो 3 की सबसे बड़ी डिग्री देखो, 3 की बड़ी डिग्री, 3 की डिग्री 2 है। ठीक है,
यहां पर तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2। अब 2 को लेना है तो 2 की सबसे बड़ी डिग्री देख लो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और सेम तरीके से 5 एक्स्ट्रा है तो 5 को और ले लो, ठीक है। और कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। और अगर हम इसकी गुणा की बात करें तो 2 की पावर 3 होता है 9, ये होता है 8 और ये होता है 5, 8 5 40, तो 9 गुणा 40 और 9 चौके 36, तो इसका आंसर होगा 360। तो 360 होगा इसका एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होगा इसका 6। क्लियर और नॉट? बहुत शानदार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और यहां से जो अगले हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे वो इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे धुरंधर क्वेश्चन होगा, जो 100% बोर्ड में आना ही है और आके ही रहेगा और आपके के पूरे 4 नंबर पक्के करा के जाएगा। अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √3 का परमेय संख्या है। या आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 का परमेय संख्या है, या इस प्रकार से पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए √5 का परमेय संख्या है। देखो बेटा जान लो, 2024 और उसके पहले 23 को देखा जाए, 22 को देखा जाए, 20 को देखा जाए, 19 को देखा जाए, इन सभी ईयर को देखा जाए तो उसमें ये जो रैंडम क्वेश्चन है ना, ये कॉमन पार्ट हो जाता है इस पूरी कहानी का। तो एक क्वेश्चन हर बार पूछता है कि सिद्ध कीजिए √5 का परमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 का परमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 का परमेय संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसको करते कैसे, देखो बड़े ध्यान से, ठीक है। तो मेजर से मेजर लाइन बता रहे हैं आपको और बेस्ट तरीके बता रहे हैं कि करके आएंगे तो कभी आप गलत करके नहीं आएंगे इसको, ठीक है। हाँ आ जाएं, देखें तो लिखेंगे कैसे, क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो अपरमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, अगर हम इसके हल की बात करें, हल किस प्रकार से होगा, तो माना √3 एक परिमेय संख्या, परमेय संख्या P बटे Q है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, माने Q 0 नहीं है और P और Q का दोनों की दोनों सहभाज्य हो, एवं P, Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य माने दोनों का माने P, Q का HCF बराबर 1। इसी वाली कंडीशन को हम लेकर चलेंगे और इसी वाली कंडीशन से हम दिखाएंगे कि ये √3 का परमेय संख्या है। तो P और Q का HCF 1 है और साथ में P, Q दोनों के दोनों पूर्णांक हों, एवं P, Q दोनों पूर्णांक हैं। अब देखो इसको, तो सबसे पहले अपन ने माना क्या है, √3 एक परमेय संख्या P बटे Q है। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे P बटे Q बराबर √3, ठीक है। फिर आपका अगला स्टेप होगा दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर इसका अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा, P² बटे Q² बराबर होगा √3 के होल स्क्वायर के। और √3 का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है P² बटे Q² बराबर में शुद्ध 3। √3 का जो स्क्वायर होगा वो शुद्ध 3 बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कैंची गुणा करेंगे सिंपल तरीके से। तो P² बराबर आएगा 3Q², क्या आएगा 3Q²। अब ध्यान से देखें इस वाली समीकरण को, तो P² बराबर जो लिखा है वो लिखा है 3Q²। क्या लिखा है, 3Q²। तो इसका मतलब है कि P जो है, P² जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि P² 3 से विभाजित है, क्या है, चूंकि P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। क्या होगा, P भी 3 से विभाजित होगा, भावार्थ कि P भी 3 से कट जाएगा। अब देखो इसके अगला स्टेप क्या है, इसका आपको अगले स्टेप का बड़ा ध्यान रखना है, अगले स्टेप का ध्यान रखना है। और अगले स्टेप में आपको एक और काम करना है, फिर से मानना है, माना, ठीक है। इतना हो गया। इतने के बाद अगला स्टेप क्या होगा इसका, देखो अब एक काम करो कि P बराबर
मान लो फिर से कुछ p बराबर फिर से मान लो, क्योंकि हमें ये दिखाना है, हमें अगर इन दोनों का p और q का एचसीएफ अगर हम एक दिखाएंगे, एक दिखा देंगे तो वो परमेय बनेगा, लेकिन हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का एचसीएफ एक ना आए। एक ना आने के लिए हमें यहां पर दूसरा स्टेप बनाना होगा, और दूसरा स्टेप किस प्रकार से बनेगा कि हम बोल सकते हैं p बराबर कुछ भी मान लो आप, p बराबर मान लो 3r। कितना मानेंगे? p बराबर 3r, 3r ऐसा मान लो। अब इतना मानने के बाद आपको क्या करना है? इतना मानने के बाद आपको करना है दोनों ओर फिर से वर्क करने पर। क्या? दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अगर हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो बनेगा सिंपली पी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा 3r का होल स्क्वायर, सिंपल तरीके से। तो पी स्क्वायर बराबर में आप देख पा रहे कितना होगा? 9r स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 बोल रहे हैं तो समीकरण 1 से जो पी स्क्वायर का मान है वो है 3q स्क्वायर। कितना है? 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर यहां पर पुट कर सकते हैं, किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। ठीक है, तो पी स्क्वायर के स्थान पर 3q स्क्वायर लिख दिया अपन ने, और बराबर होगा 9r स्क्वायर के। ठीक है, अब 3 से कटेगा ये 3 बार, तो q स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 3 इंटू आर स्क्वायर, 3 इंटू आर स्क्वायर। अब जो लाइन हमने मेजर वाली यहां से लिखी थी कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। अब सेम तरीके से यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्या लिखेंगे? चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। भावार्थ देखो, P भी 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है, माने P, Q दोनों के दोनों 3 से विभाजित है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः P, Q दोनों 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। अर्थात अगर P, Q दोनों के दोनों 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि P, Q का दोनों का एचसीएफ 3 होगा, क्योंकि 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अर्थात P, Q का एचसीएफ, P, Q का एचसीएफ बराबर कितना होगा? 3 होगा। और एचसीएफ 3 है तो एचसीएफ अपन को क्या करना है? वही संख्या परमेय संख्या बनेगी जिसका एचसीएफ कितना आए? 1 आए। अब इसका एचसीएफ कितना आ रहा? 3 आ रहा। ठीक है, चूंकि P, Q का एचसीएफ 1 नहीं है, इसलिए ये जो अपन ने अवधारणा मानी है, कौन सी अवधारणा? कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो क्या होगी? सही साबित होगी। क्या होगी? सही साबित होगी, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 नहीं है, जो कि कितना है? 3 है। इसलिए इस विरोधाभास के कारण, इस विरोधाभास के कारण ये जो ऊपर अपन ने कथन लिखा है, कथन सत्य होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सही है, तो अगर आप इतना पूर्णतः उसमें लिख कर आएंगे तो 100% बात है, आपके 2 नंबर एकदम गारंटेड पक्के हैं। और एक करंट का क्वेश्चन है, हाँ इस 20 में आया था, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब 24 में भी आ सकता है, उसके पहले 23 में भी आया था √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, तो ये दोनों, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इस पर तो पकड़ बना के रही जाए। सेम तरीके से आएगा √5, √2, तो 3 के स्थान पर 5 का प्रयोग कर लेना, 3 के स्थान पर 2 का प्रयोग कर लेना और हो जाएगा। तो अगला सवाल है इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे अपन ने पिछला वाला सवाल था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार ये भी सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के ये और आसान है। कैसा आसान है? तो वही काम लिखेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या P/Q है, जहां
q डज नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन तो आपको हर में लिखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और कॉमन लाइन है। q डज नॉट इक्वल टू 0 एवं p, q दोनों पूर्णांक हैं, साथ ही p, q दो ऐसी संख्या हैं जिनका HCF बराबर 1, ये अपन को मान के चलना है। ठीक है, तो अपन ने इसको परमेय संख्या माना, तुमने क्या माना कि 2 प्लस √3 को एक परमेय संख्या माना, जो कि कितना माना p/q। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, सिंपल तरीके से हम 2 का पक्षांतर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो √3 बराबर बनेगा आपका p/q -2 बनेगा। ठीक है, तो √3 बराबर हम बोल सकते हैं p - q, अगर एलसीएम मतलब लासा ले लें तो 2q बनेगा और बटे में q, ऐसा होगा कुछ। ठीक है, अब आप शुद्ध तरीके से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि √3 अभी अपन सिद्ध कर क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपने किया है सिद्ध कि नहीं किया है, बिल्कुल किया है। तो अपन जानेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये जो लिखा है p/q की फॉर्मेट में है, किसकी फॉर्मेट में है, p/q की फॉर्मेट में है। तो हम बोलेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या एवं p - 2q/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एवं p - 2q/q एक परिमेय संख्या है, अर्थात वही कथन। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार हम पूरी अवधारणा को बोल सकते हैं कि जो पूरी अवधारणा है 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और इसी विरोधाभासी कारण हमारा कथन सत्य है। इस विरोधाभास के कारण कथन सत्य होगा। यह सत्य है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि यदि √AB एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, यदि √AB एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करना है कि √A + √B एक परमेय संख्या है। क्या करना है कि √A + √B एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो वही मेजर लाइन, इस प्रकार के सवालों कैसे करेंगे, तो हल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि माना √A + √B, माना √A + √B एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, और इसको p/q ना मान करके आप एक पूर्णांक मान लो कोई भी। ठीक है, कोई पूर्णांक मान सकते हो, r मान सकते हो। ठीक है, जो कि क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन करने बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि a और b पहले से मौजूद है इसमें। ठीक है, तो कोई भी संख्या मान लो, r मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, परमेय संख्या या p/q मान लो तो p/q भी मान सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चलो p/q मान ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, √A + √B परमेय संख्या p/q है, परमेय संख्या p/q है, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q दोनों के दोनों कैसे पूर्णांक है। ठीक है, वही बेस्ड डेफिनेशन, और p और q का HCF कितना है, 1 है। ठीक है, तो अपन ने इसको परमेय संख्या माना, तो √A + √B बराबर क्या होगा, p/q के बराबर होगा। सेम तरीके से तो अगला स्टेप क्या होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे इस वाले सवाल में। ठीक है, अगर दोनों वर्ग करेंगे तो √A + √B का होल स्क्वायर बनेगा, बराबर में p/q का होल स्क्वायर होगा, तो p²/q² बनेगा। ठीक है, अगर ये होल स्क्वायर बनेगा तो हम इतना बोल सकते हैं, इसका जो होल स्क्वायर होगा वो कितना होगा कि a + b + ट्वाइस ऑफ √ के अंदर a b, यही होगा इसका होल स्क्वायर, और बराबर में कितना होगा p²/q²। ठीक है, अब आप एक काम करो कि a और b को दोनों को वहां पर ले जाओ,
तो ट्वाइस ऑफ अंडर ए बी बराबर बनेगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस ए ऑफ माइनस बी। अगर हमें अंडर ए बी का मान इसे से निकालें तो देख सकते हैं आप ये 2 बटे में पहुंच जाएगा। और बटे में किस प्रकार से पहुंचेगा कि पी स्क्वायर माइनस, अब हम एक काम कर रहे हैं क्योंकि साथ में गुणा कर रहे हो, बटे में 2 कभी पहुंचा दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितना कि ये जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, और बटे में बनेगा क्यू स्क्वायर तो है ही चूंकि लासा लिया है, और नीचे आ जाएगा 2, इतनी पूरी संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब आप शुद्ध तरीके से देख सकते हैं कि अंडर ए बी बराबर पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर, जो कि एक पी बटे क्यू की फॉर्मेट में लिखी है। किसकी फॉर्मेट में है? पी बटे क्यू की फॉर्मेट में लिखी हुई है। और अगर इस फॉर्मेट में लिखी है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो संख्या है वो परमेय संख्या होगी। और उसने ऊपर बोला है, क्या बोला है कि यदि अंडर ए बी एक परमेय संख्या है, क्या है? अपरमेय संख्या है। तो ये क्या है? अपरमेय संख्या। ये क्या है? परमेय संख्या है। चूंकि अंडर ए बी एक अपरमेय संख्या है और सेम तरीके से p माइनस ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर एक परमेय संख्या है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस विरोधाभास के कारण हमारा जो कथन है कि अंडर ए प्लस अंडर बी एक अपरमेय संख्या है वो सत्य साबित होता है। ठीक है, हाँ, अतः हम लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है एवं अंडर ए बी एक अपरिमेय संख्या है, जो कि दिया है हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि हमने जो कथन माना था कि जो हमारा कथन था कि अंडर ए प्लस अंडर बी एक अपरिमेय संख्या है, वो क्या सत्य साबित होगा। अतः इस विरोधाभास के कारण, अतः इस विरोधाभास के कारण, इस विरोधाभास के कारण कथन सत्य है कि अंडर ए प्लस अंडर बी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया साथियों। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और उम्मीद है आज का जो कंटेंट है वो वास्तविक संख्याओं के रूप में पर्याप्त मात्रा में है, और बोर्ड का जो पैटर्न होगा वो लगभग यहीं से 100% बात है 95% वास्तविक संख्याओं से यहीं से फंसेगा। तो ये वीडियो देख जाओ मात्र और वास्तविक संख्या को कंप्लीट कर लोगे आप, एक वीडियो में पूरा कार्यक्रम खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज में बहुपद के साथ, बहुपद की वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।